नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 20वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान, जिसे आप लोग जीके के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे आप लोग RTE 2009 के नाम से जानते हो। इससे पहले मैं आप लोगों का जो पिछला क्लास लाया हुआ था ना, उसमें शॉर्ट में आप लोगों को बताया हुआ था 2009 के बारे में, मतलब जो RTE 2009 है उसके बारे में शॉर्ट में बताया हुआ था। तो आज की क्लास में मैं क्या करूंगा, आज की क्लास में मैं जो नोट्स बनाया हुआ हूं ना, तो उसमें से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि ना इसमें विस्तार पूर्वक दिया गया है आप लोगों के लिए। और प्रत्येक वर्ष ना कुछ प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, तो आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग ना CG टेट दिलाओगे एग्जाम में, तो उसमें भी आने वाला है इस प्रकार के प्रश्न। और उसके अलावा भविष्य में जब आप लोग शिक्षक भर्ती का भी एग्जाम दिलाओगे ना, तो उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है उसे दोबारा लाने का मेरा वजह ये है कि इसमें से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक शिक्षक होने के नाते, मतलब अगर आप लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, तो एक शिक्षक होने के नाते आप जो शिक्षा में प्रमुख जो बदलाव हुए हैं उनके लिए कितना अवेयर हो, इसको जानने के लिए ना जो क्वेश्चन बनाता है ना, वो अधिकतर इसमें से भी क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक इसमें से बताऊंगा, ठीक है। जो मैं नोट्स बनाया है उसमें से आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़िएगा। और एक बात आप लोगों से, ठीक है, कि इसका जो PDF रहेगा ना, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च करिए बाय MD धीवर करके, टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा ना, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं मिलेगा ना, तो मैं इसी वीडियो पर उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहां से डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो और इसका जो PDF रहेगा ना, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर कहीं चैनल पर नए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ना इसी प्रकार से कंटिन्यू ना फ्री ऑफ कॉस्ट में ना आप लोगों के लिए क्लास लाते रहूँ। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आप लोग का जो क्लास है वो हमेशा लाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी हम लोग ना इसका थ्योरी को पढ़ेंगे। मतलब जो मैं नोट्स बनाया हूँ ना, उसमें का जो थ्योरी है ना, उससे सबसे पहला ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक को देखो, RTE 2009 की पृष्ठभूमि, मतलब राइट टू एजुकेशन 2009 है ना, उसकी पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। हमारा भारत एक लोक कल्याणकारी व समाजवादी दृष्टिकोण को चरितार्थ करता है। इस दृष्टिकोण में प्रजाहित व जन कल्याण की भावना निहित है। सरकार की विकास के साथ प्रजा की शिक्षा, स्वास्थ्य व बुनियादी चीजों का व्यवस्था करना भी कर्तव्य है। बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का सर्वाधिक भूमिका और महत्व रहा है। भारतीय संविधान शिक्षा की समुचित व्यवस्था हेतु प्रतिबद्ध है। यह बालकों की शिक्षा को 3 आधार प्रदान करता है। मतलब जो RTE है ना, मतलब राइट टू एजुकेशन है ना, वो जो बालकों की शिक्षा को 3 आधार प्रदान करता है। तो कहाँ कहाँ से 3 आधार है उसको सबसे पहला पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखो, संविधान द्वारा प्रदत्त, मतलब जो हमारा भारतीय जो संविधान है ना, वो कौन कौन सा जो बच्चों का जो अधिकार दिया है उसको देखते हैं, कहाँ कहाँ से उसको शिक्षा का अधिकार मिला है ना, उसको ध्यानपूर्वक देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला देखो, नीति निर्देशक तत्व दिया है, जो 3 आधार है उसमें सबसे पहला नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़ो। राज्य को बच्चों की निःशुल्क शिक्षा अनिवार्यता उपलब्ध कराने का निर्देश। मतलब नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 45 है ना भारतीय संविधान के, तो उसमें राज्य को बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्यता दिया है। मतलब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उपलब्धता जो है ना, वो अनुच्छेद 45 में दिया है। ये बात आप लोग को याद रखना है। दूसरा आधार देखो, मौलिक अधिकार में, ठीक है, बच्चों को स्वयं शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार, मूलतः अधिकार सुनिश्चित करना। जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग कम दिखाई दे रहा होगा ना, तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए और उसके साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या गया है पढ़िए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। मतलब ये जो संविधान की जो अनुच्छेद 21 का है ना, उसमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे जो है ना, उसको अनिवार्य और निःशुल्क की शिक्षा की बात कही गई है अनुच्छेद 21 का में। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तीसरा आधार को देखिए, मौलिक अधिकार। तो इसमें क्या क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने का कर्तव्य दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है, देखो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से। मतलब 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में होता है ना, उसमें साफ साफ कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। यह एक मौलिक जो कर्तव्य है वो माना गया है। तो ये बात आप लोगों को याद
रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा ना, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो दिया है उसको पढ़ो। बालकों की शिक्षा को समुचित व्यवस्था करने हेतु संसद द्वारा एक और प्रयास किया गया। समाज की अंतिम धारा तक आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु शिक्षा का अधिकार 2009 लाया गया, ठीक है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा जो आगे दिया है उसको भी पढ़िए। आरटीई का उद्देश्य मतलब राइट टू एजुकेशन जो 2009 है ना, उसका उद्देश्य को पढ़िए। किसी भी वर्ग, जाति, धर्म के बालक बालिकाओं को 6 से 14 वर्ष की आयु के हो उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना। तो आरटीई का मुख्य उद्देश्य यही है, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। जितने भी हैं सारे को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ये जो आरटीई है ना, मतलब राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम बना ना, उसका निर्माण कैसे हुआ ये बात थोड़ा सा आप लोग जान लो, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा। कैबिनेट द्वारा सर्वप्रथम विधेयक बिल तैयार किया जाता है। इस विधेयक को पहले लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ से पारित होने के पश्चात सर्वप्रथम राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद यह अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को समझ में आया ना। उसके बाद देखो क्या बोला है, राजपत्र में प्रकाशन के बाद यह एक तिथि को यह भारत में लागू हो जाता है। तो ये इसका प्रोसेस है, उसको बताया गया है, ठीक है। अब कब कब क्या क्या आया इसको आप लोग जानिएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिएगा। सबसे पहले देखो आरटीई के संबंध में प्रमुख डिटेल जो है ना, वो मतलब जो राइट टू एजुकेशन कब आया, कब किस राज्य से पारित हुआ, मतलब लोकसभा से कब पारित हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ, भारत के जो गजट पत्र है उसमें कब पास हुआ थी, सारी चीज़ों के बारे में ना हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आरटीई के संबंध में प्रमुख जो डिटेल है उसको जानेंगे। सबसे पहले देखो कैबिनेट द्वारा विधेयक तैयार। तो कैबिनेट ने जो आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन का जो विधेयक तैयार है ना, वो 2 जुलाई 2009 को विधेयक तैयार किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कब कब तैयार किया गया था, तो 2 जुलाई 2009 को आरटीई तैयार किया गया था। उसके अलावा नेक्स्ट को देखो, राज्यसभा द्वारा विधेयक की मंजूरी, मतलब राज्यसभा में ना ये जो बिल प्रस्तुत किया गया था ना, तो उस प्रस्तुत करने के बाद उसकी मंजूरी कब मिला था, तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से मंजूरी मिला था। कब मिला था, तो 20 जुलाई 2009 को मंजूरी मिला था। ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा देखो लोकसभा द्वारा विधेयक पारित, उसके बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और लोकसभा से कब पास हुआ, तो 4 अगस्त 2009 को। कब हुआ, तो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से पारित हुआ। राज्यसभा से कब पारित हुआ था, तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से पारित हुआ। लोकसभा से कब पारित हुआ, तो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से पारित हुआ। तो इन दोनों जो डेट है ना उसको आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा देखो क्या बोला है, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर। तो जब लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास जो विधेयक है वो जाएगा ना, मतलब जो फाइल है वो जाएगा ना। तो राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर कब किया गया, 26 अगस्त 2009 को। तो राष्ट्रपति ने कब सिग्नेचर किया, तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया। ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा देखो सितंबर 2009 में राजपत्र में प्रकाशन किया गया, मतलब जितने भी बिल होते हैं ना उसको पास होने के बाद ना लास्ट में ना जो भारत के गजट पत्र हैं, जो राजपत्र है, उसमें प्रकाशन किया जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहला देखो फर्स्ट में इसमें क्या बोला है, संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से। मैंने आप लोग को पिछला क्लास लिया था तो एक डाटा उसमें गलत दिया था, उसको मैंने क्लियर किया था ना कि 1 अप्रैल 2010 को ना जो आरटीई है मतलब राइट टू एजुकेशन है ना, वो पूरी संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। तो कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा इसको देखो, जम्मू एंड कश्मीर में 31 अक्टूबर 2010 को लागू हुआ। कब हुआ, तो जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2010 को लागू हुआ। तो इन तमाम डेट को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक बताऊंगा बोल के सारी चीज़ लेकर के आया हूँ, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये जो आप लोग का ये जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने अपने पिछले क्लास में बताया था ना कि 7 अध्याय 38 धाराएं और 1 अनुसूची है बोल करके। अब ये क्या है, तो आप लोग का जो आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन 2009 है ना, तो उसमें आप लोग का ना 7 अध्याय है, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। कितना, तो 7 अध्याय 38 धाराएं और 1 अनुसूची है। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला देखो एक धारा में क्या है, अधिनियम का नाम व विस्तार क्षेत्र दिया है, मतलब धारा 1 में अधिनियम का नाम और विस्तार क्षेत्र दिया है। ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा धारा 2 में क्या है ये देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, ठीक है। धारा 2 में क्या वर्णित है ये पढ़ लो। सबसे पहला तो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं का उल्लेख, मतलब कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा आरटीई द्वारा 4 प्रकार के जो विद्यालय है उसका उल्लेख दिया गया है। अब ये 4 प्रकार की विद्यालय कौन कौन सा होता है ये जान लो। सबसे पहला सरकारी व निजी विद्यालय, दूसरा अनुदान प्राप्त व निजी विद्यालय, तीसरा विशेष
विशेष श्रेणी के विद्यालय मतलब नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय आप लोगों ने सुना होगा। और चौथा जो होता है वो अनुदान ना प्राप्त करने वाला निजी विद्यालय। तो जो विद्यालय जो होता है मतलब जितने भी स्कूल होते हैं ना, मुख्यतः 4 प्रकार के स्कूल होते हैं। इन चारों प्रकार को आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला सरकारी व निजी विद्यालय, दूसरा जो होता है अनुदान व निजी विद्यालय, तीसरा जो होता है विशेष श्रेणी के विद्यालय मतलब नवोदय विद्यालय और केंद्रीय जो विद्यालय होता है वो हो जाएगा। चौथा अनुदान ना प्राप्त करने वाला निजी विद्यालय मतलब जो होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि मुस्लिम के लिए अलग होता है, क्रिश्चियन के लिए अलग विद्यालय होता है, तो वो सारी चीज़ इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बातें को आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा धारा 3 में क्या है ये जान लो आप लोग। धारा 3 में क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला ना तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बालक मतलब पहली से लेकर के 8वीं तक के जो बालक है ना, उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है। दूसरा क्या बोला है, दिव्यांग निःशक्त जन हेतु ना 18 वर्ष तक, मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया था ना, जो बच्चा दिव्यांग है उन सभी लोगों के लिए 18 वर्ष तक की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है। और बाकी जो नॉर्मल बच्चे उसको 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की शिक्षा देने की बात की गई है। मतलब जो दिव्यांग जो बालक है ना उसको 4 वर्ष एक्स्ट्रा शिक्षा देने की बात कही गई है। ठीक है, उसके अलावा धारा 4 में क्या है ये जान लो आप लोग। धारा 4 में आयु और उम्र के आधार पर समुचित शिक्षा की व्यवस्था। अब ये जो आयु और उम्र बोला है इसका मतलब थोड़ा सा समझा दूँ ना। मान लो कोई बालक है जिसकी उम्र 10 वर्ष है और वो बचपन से ही ना किसी भी प्रकार का स्कूल नहीं गया, अपनी आर्थिक स्थिति के कारण वो काम में लग गया अपने पिताजी के। अब उसका पिताजी चाहता है कि वो बच्चे को पढ़ा दे, तो उसकी आयु के अनुसार अगर बालक 10 वर्ष का है ना तो उसको लगभग कक्षा 4थी में उसको भर्ती दिया जाएगा, क्योंकि 6वीं में पहली, 7वीं में दूसरी, 8वीं में तीसरी, 9वीं में चौथी और 10वीं में 5वीं जो होगा तो लगभग ना 4थी या 5वीं क्लास में उसको एडमिशन दिया जाएगा। तो इतनी सी बात आप लोगों को याद रखना है इसमें। ठीक है, उसके अलावा धारा 13 में क्या दिया गया है ये जान लो। धारा 13 में डोनेशन व कैंपिटेशन फीस लेने की मनाही। मतलब कई ऐसे स्कूल होंगे जब देखा होगा ना, मतलब डोनेशन लेकर की एडमिशन दे देते हैं चुपचाप से, तो वैसा की मनाही भी दिया गया है। आरटी जो 2009 है उसमें धारा 13 में बोला गया है ऐसा करते हुए किसी भी विद्यालय को पाया जाएगा तो उसको आर्थिक रूप से दंडित किया जाएगा या फिर उसका लाइसेंस को भी छीन लिया जाता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा धारा 12 में क्या है ये आप लोग जान लो। EWS के लिए 25% आरक्षण। इसका मतलब आप लोग को थोड़ा सा समझाओ ना, तो प्रत्येक ऐसे निजी विद्यालय आप लोगों ने देखा होगा जिसमें 25% ना जो गरीब बच्चे होते हैं, मतलब जो EWS के बच्चे होते हैं ना, उसको 25% आरक्षण दिया जाता है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में ना प्राइवेट स्कूल में भी वो पढ़ सकता है, तो ये कहा गया है। उसके अलावा धारा 17 में क्या है ये जान लो। धारा 17 में शारीरिक दंड निषेध है। मतलब एक जो शिक्षक होता है वो किसी भी प्रकार से बालक को दंडित नहीं कर सकता, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से दंडित नहीं किया जा सकता, ये RTE का धारा 17 कहता है। उसके अलावा धारा 28 में क्या है ये जान लो। धारा 28 में प्राइवेट ट्यूशन की मनाही है। मतलब अगर कोई शिक्षक अगर गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब गवर्नमेंट में अगर वो शिक्षक है ना, तो उसे प्राइवेट ट्यूशन की मनाही है। मतलब वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, ये इसकी मनाही दिया गया धारा 28 में। अगर ऐसा पाया जाता है तो उसका जो लाइसेंस मतलब उसका जो जॉब है उसको छीन लिया जा सकता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रमुख जो प्रावधान है जो RTE 2009 के ना, तो उसके जो प्रमुख कौन कौन से प्रावधान है उसके बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहला। तो चलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऐसे बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के आयु के हैं जो अशिक्षित व विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसे बालकों की पहचान व चिन्हित करने का कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा। बालकों की पहचान परिवार स्तर पर घर घर सर्वे के माध्यम से होगा। मतलब घर घर ना सर्वे किए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो अधिक शिक्षक होते हैं ना जो गवर्नमेंट के, वो सर्वे के लिए जाते हैं, तो इसी के लिए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए। RTE 2009 के तहत सरकार पुस्तक, यूनिफॉर्म व मध्याह्न भोजन मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं लिया जाएगा। थर्ड क्या क्या है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ो। कोई भी विद्यालय बच्चों को नामांकन से वंचित नहीं करेगा, ना ही अगली कक्षा में जाने से उसे रोका जाएगा, ना ही निकाला जाएगा और ना ही बोर्ड एग्जाम में पास करना अनिवार्य होगा। तो इसीलिए जो बोला गया है ना कि जो कक्षा पहली से 8वीं तक की बेवजह पढ़े चाहे ना पढ़े उसे पास कर दिया जाता है, तो वो RTE के धारा जो दिया गया ना, मतलब RTE का जो प्रावधान है उसमें दिया गया, इस वजह से होता है। ठीक है, चलिए फोर्थ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने के पहले ना ही किसी बच्चे को रोका जाएगा और ना ही अनुत्तीर्ण किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण के पश्चात प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट में क्या है उसको पढ़ो। चल, अगर किसी
किसी बच्चे की उम्र यदि 6 वर्ष से अधिक है और उसका नामांकन नहीं हुआ है तो उस बच्चे को नामांकन उम्र के आधार पर उचित कक्षा में किया जाएगा। मैंने अभी आप लोग को बताया था ना कि अगर कोई बच्चा 10 वर्ष का है तो उसे चौथी कक्षा में डायरेक्ट भर्ती कर दिया जाएगा, तो इसी के लिए है। ठीक है, चलिए उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए। विद्यालय में नामांकन के लिए बच्चे का प्रवेश परीक्षा नहीं लिया जाएगा और ना ही आवश्यक दस्तावेज की कमी से नामांकन के लिए रोका जाएगा। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। थोड़े से और जो है ना उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। निजी विद्यालय पर आरटीई के कुछ नियम लागू होते हैं। तो कौन से नियम लागू होते हैं ये जान लीजिए आप लोग। प्रत्येक निजी विद्यालय में कमजोर वर्ग के लिए 2%, अरे ये 2% नहीं, लगभग 25% होगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, तो 25% स्थान आरक्षित किया जाएगा और इन बच्चों से शुल्क नहीं लिया जाएगा जो सरकारी विद्यालय के छात्र छात्रा से लिया जाएगा। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ो। निजी विद्यालय में पहली कक्षा में नामांकन के दौरान 25% सीट कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा। मैंने बताया था ना कि 25% जो सीट है वो कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखा जाएगा, मतलब एडमिशन लिया जाएगा। चलिए अदर जो प्रावधान है थोड़े से आप लोग उसे पढ़ लो। आप लोगों को भले ही अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़ोगे ना, उसके बाद MCQ करेंगे ना तो बेटर आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो अदर प्रावधान में क्या है ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। किसी भी प्रकार की शारीरिक व मानसिक दंड की मनाही, तो दंड नहीं दिया जा सकता। दूसरा को पढ़िए। कोई भी सरकारी शिक्षक शिक्षिका निजी शिक्षण संस्था खोलकर निजी शिक्षण गतिविधि नहीं कर सकता। उसके अलावा थर्ड को पढ़िए। विद्यालय परिसर में बालक बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो प्रत्येक विद्यालय में ना शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, ये कहा गया है। चलिए उसके अलावा इसका जो उद्देश्य थोड़ा सा ना उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो ये जो RTE है ना, जो उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, उसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, उसके अलावा कक्षा 1 से 8वीं तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, उसके अलावा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराना। तो तमाम इतने जो है ना वो सारी चीज़ ना आप लोगों की जो RTE है ना, राइट टू एजुकेशन, तो उसमें दिया गया है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए उसके बाद ना छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है ना उसको जान लेते हैं, मतलब कितने छात्र पर कितना शिक्षक रहेगा ये जान लेते हैं। तो ये जो अनुपात है ना वो धारा 25 में उल्लेख किया गया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ो, क्या कहा गया है। प्राथमिक विद्यालय में 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक अनिवार्य है। मैंने पहले बोला था ना कि 30 जो विद्यार्थी है उस पर एक शिक्षक अनिवार्य है प्राथमिक विद्यालय में, अभी का जो करेंट डाटा है उसके हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा दूसरा क्या क्या है उसको पढ़ो। उच्च प्राथमिक कक्षा में प्रत्येक जो 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक, मतलब अगर प्राथमिक शिक्षा होगा तो उसमें 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होंगे, और उच्चतर माध्यमिक अगर की होगा ना जो विद्यालय, तो उसमें 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होंगे। तो इन दोनों रेशियो को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा जो नोट दिया गया है उसको थोड़े से पढ़ो, क्या बोला है। अगर प्राइमरी कक्षा में 200 से अधिक विद्यार्थी की संख्या है तो वहाँ पर प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक अनिवार्य होगा। मतलब जनसंख्या अगर की मान के चलो ना, कोई विद्यालय है वहाँ पर अगर कि 200 विद्यार्थी अध्ययनरत है ना, तो 200 विद्यार्थी है वहाँ पर ना, तो 40 विद्यार्थी पर एक आप लोगों का जो शिक्षक है वो रखा जाएगा। 200 टोटल होगा तो फिर कितना शिक्षक रखा जाएगा, तो टोटल आप लोग का 4 पंचे 20, मतलब 5 शिक्षक रखा जाएगा 200 की संख्या में। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद ना घर से विद्यालय की जो दूरी है ना, मतलब कितना दूर पे विद्यालय होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो चित्र दिया गया है ना उसमें हम लोग को समझने के लिए अच्छे से बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इसको फर्स्ट को पढ़िएगा। प्राथमिक कक्षा 1 से 5वीं तक के बालकों का घर विद्यालय से दूरी 1 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए। मतलब हर 1 किलोमीटर में ना एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। मतलब 1 से 5वीं तक की जो प्राइमरी स्कूल है ना वो हर मोहल्ले में, हर गांव में 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, ये बोलता है हम लोग का जो RTE 2009 है ना वो कहता है। उसके अलावा दूसरा को पढ़ो। उच्च प्राथमिक कक्षा मतलब 6वीं से 8वीं के जो बालक है ना उसका जो विद्यालय है वो 3 किलोमीटर, मतलब प्रत्येक 3 किलोमीटर में एक विद्यालय होना चाहिए जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है। वो जो कक्षा 6वीं से 8वीं के जो विद्यालय है ना उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो वो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, ये कहता है। उसके अलावा चलिए प्रतिदिन शिक्षण जो कार्य है, मतलब शिक्षक के जो कार्य है ना उसको जान लेते हैं। कक्षा 1 से 5वीं, कक्षा 1 से 5वीं ना 200 दिन जो शिक्षक का है ना वो कार्य होता है। प्रतिदिन 4 घंटे शिक्षण कार्य करना पड़ता है। मतलब एक शिक्षक जो होता है ना उसे 200 दिन कम से कम स्कूल जाना पड़ता है। और उसके अलावा जो प्रतिदिन जो है ना वो 4 घंटे शिक्षण कार्य करने पड़ते हैं एक जो शिक्षक है उसको, और टोटल जो रहता है ना वो 800 घंटे कार्य करना पड़ता है। कितना, तो 800 घंटे
घंटे एक शिक्षक को कार्य करना पड़ता है प्राथमिक विद्यालय में, मतलब कक्षा 1 से 5वीं तक में। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा दूसरा को जान लो, जो कक्षा 6वीं से 8वीं के जो शिक्षक है ना, उसको कम से कम 220 दिन स्कूल जाना पड़ता है, मतलब कार्य करना पड़ता है। प्रतिदिन उसको 4.5 घंटे कार्य करने पड़ते हैं। कितने? तो 4.5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पड़ते हैं। टोटल 1000 घंटे कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, एक साल में कम से कम 1000 घंटे जो शिक्षक होता है ना 6वीं से 8वीं का, तो उसको कार्य करने पड़ते हैं। दोनों का डिफरेंस को याद कर लो, आते हैं पूछ एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, कि प्राइमरी कक्षा में कितने दिन शिक्षकों को कार्य करना पड़ता है, कितने घंटे कार्य करना पड़ता है, ये सारा चीज पूछा जाता है। तो याद रखना आप लोग इसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा अंतिम में थोड़े से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। ठीक है, सबसे पहला को पढ़ो, मुख्य धारा के विकलांग बच्चे भी नियमित विद्यालय शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा को पढ़ो, गैर प्रशिक्षण अध्यापकों का 5 वर्ष की अवधि के अंदर प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा। तीसरा को पढ़िए, भारत शिक्षा का अधिकार लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। कौन सा? तो विश्व का 135वां देश है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू किया ना, तो वो भारत 135वां देश है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इतनी सारी आप लोगों का जो ना थ्योरी ना उसको पढ़ना था। अब हम लोग ना MCQ करेंगे। इतनी सारी चीज़ को जब पढ़ लिए ना, तो उसके बाद अब हम लोग MCQ करेंगे। इतना सारा चीज़ आप लोग का पढ़ाने का मतलब ये रहता है कि आप लोग ना विस्तार पूर्वक पढ़ोगे ना, तो आप लोग के माइंड में बैठेगा, और उसके बाद मैं जब MCQ कराऊंगा ना, तब आप लोग का माइंड क्रिएटिविटी माध्यम से ना उसको ऑब्जर्व करेगा। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सबसे पहला, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? ऑप्शन ए 30 घंटा, ऑप्शन बी 45 घंटा, ऑप्शन सी 42 घंटा, या ऑप्शन डी 50 घंटा। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए, प्रति सप्ताह कितने घंटे उसको कार्य करने पड़ते हैं? तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर भी 45 घंटा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो RTE एक्ट 2009 के अनुसार ना प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को सप्ताह में कितने घंटे कार्य योजना बना करके कार्य करना पड़ता है? तो 45 घंटा जो है ना वो कार्य योजना बना करके कार्य करना पड़ता है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने तो थ्योरी में बताया था कि प्रतिदिन 4 घंटा उसको कार्य करने पड़ते हैं, तो 4 घंटा कार्य करने पड़ते हैं, उसके मतलब 4 छक्का 24 ही हो जाएगा, मान लेते हैं 30 हो जाएगा, ऐसे सोच रहे होंगे आप लोग। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ, ये जो 4 घंटा प्रतिदिन है ना, वो बच्चों को पढ़ाने का जो टाइमिंग है वो है आप लोगों का। ठीक है, उसके अलावा जो अदर एक्टिविटी होती है ना, उसमें आप लोगों का वो टाइमिंग जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हफ्ते में जो है ना 45 घंटा कार्य योजना बनाकर के जो एक शिक्षक का है ना वो कार्य करने पड़ते हैं। मतलब सारी चीज़ जो एक्टिविटी ना, सारी चीज़ को मिला करके ये होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है कि एक हफ्ते में कितने घंटे कार्य योजना बना करके कार्य करना पड़ता है, तो 45 घंटे के लिए। ये बात आप लोगों को फर्स्ट में याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। अब चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन ए, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा। ऑप्शन सी, संपूर्ण पाठ्यक्रम का निर्धारण समय पर पूरा करना होगा। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मुझे पता है कि सभी लोगों ने ना उपयुक्त सभी को लिया होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए को देखो ना, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, तो एक शिक्षक का तो दायित्व ही हो जाता है। उसके अलावा ऑप्शन बी को देखो, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, तो पाठ्यक्रम का संचालन और उसे पूरा करना तो शिक्षक का दायित्व ही होता है। उसके अलावा सी को देखो, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होता है, ये तो शिक्षक का दायित्व ही होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। सारे दायित्व एक शिक्षक के होते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। ऑप्शन ए, निःशक्त बच्चे। ऑप्शन बी, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे। ऑप्शन सी, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे। या ऑप्शन डी, बच्चे की नियमित उपस्थिति। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 14 से 18 वर्ष आयु के बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 3 में क्या कहा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता बोला है। तो जो 14 से 18 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं ना, उस पर जो शिक्षा का अधिकार है ना वो लागू नहीं होता। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर कैसे नहीं होता? आपने तो बताया है विकलांग बच्चे के ऊपर ऐसा होता है बोल करके। तो मैं बता दूं, इसमें अगर विकलांग बच्चे या दिव्यांग बच्चे का उपयोग किया जाता, उस शब्द का उपयोग किया जाता ना, तब ये राइट
राइट हो जाता है, लेकिन इसमें दिव्यांग शब्द का किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं किया है, तब तो ये गलत ही होगा। नॉर्मल बच्चों के लिए 6 से 14 तक की कितना, तो 6 से 14 वर्ष तक की जो शिक्षा का अधिकार है ना, अनिवार्य एवं निःशुल्क, तो वो दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए फिर से चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, मतलब आप लोग को बताना है कि ये जो अनिवार्य शब्द है ना, उसका क्या अर्थ है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए, केंद्र सरकार दायित्व, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन बी, उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन सी, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया। या ऑप्शन डी, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार में ये जो अनिवार्य शब्द है ना, उसका क्या अर्थ है पूछा है। तो अनिवार्य शब्द का जो अर्थ है ना, वो उचित सरकार दाखिले। उचित सरकार कहने का मतलब है कि केंद्र के तौर पर केंद्र सरकार और राज्य तौर पर राज्य सरकार ना, जो उचित बच्चों जो दाखिले हैं, जो नामांकन है ना, उसकी उपस्थिति को, प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। मतलब बच्चों की जो दाखिला कराने का जो पूर्णता, जो दायित्व है ना, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर होगा कि वो बच्चों का दाखिला ले। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। ऑप्शन ए, अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन बी, लिंग के अनुसार समजातीय है। ऑप्शन सी, लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है। या ऑप्शन डी, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो उपयुक्त आंसर है वो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ना इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, कोई ना कोई प्रश्न ऐसा होता है जो आप लोगों को होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और आपका उत्तर सही होना चाहिए, और गलत होगा ना तो मैं आप लोग को सही उत्तर बताऊँगा, और सही होगा ना तो फिर उसमें हामी बताऊँगा, मतलब उसका सही होगा बोलूँगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, कम से कम आप लोगों की क्रिएटिविटी के लिए तो जरूर छोड़ूंगा ऐसे प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे। ये तो हम लोगों ने पिछला जो प्रश्न पढ़ा था सेम प्रश्न रिपीट हो गया। मेरा मैनेजर भी ना क्या क्या करते रहता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होता है, तो इसका जो आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 45 घंटा करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोग को बताया था ना पिछले प्रश्न में। तो आरटीई एक्ट के अनुसार जो शिक्षक को प्रति सप्ताह जो कार्य घंटे हैं ना, वो 45 घंटे कार्य करने पड़ते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और मैनेजर वाली बात बता दूं, मैं खुद मैनेजर हूँ। ठीक है, तो हो जाता है कभी कभी इस प्रकार की जो मिस्टेक है वो, तो इसको इग्नोर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था इसके बारे में, तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21A करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर हम लोगों ने तो थ्योरी में डबल पढ़ा था, अनुच्छेद 45 भी पढ़ा था और अनुच्छेद 21A भी पढ़ा था, तब तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जो ऑप्शन नंबर जो सी है अनुच्छेद 45 बोला है ना, उसमें साफ साफ मैंने आप लोग को बताया था कि राज्य को बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का जो निर्देश दिया है ना, वो अनुच्छेद 45 में दिया है। मतलब राज्य
निर्देश करेंगे, ठीक है, तो वो अनुच्छेद 45 में दिया है। और उसके अलावा मैंने आप लोग को बताया था कि भारतीय संविधान में जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, उसके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की जो बात का जो अधिकार दिया गया ना, मतलब अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है ना, वो अनुच्छेद 21A में दिया गया है। मतलब हम लोगों को, मतलब 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक है ना, उसको जो भारतीय संविधान है ना, उसको मौलिक अधिकार दिया गया है। और मौलिक अधिकार का प्रावधान आप लोगों का इसमें दिया गया है, 21A में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इतने बातें को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, ऑप्शन बी 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए, ऑप्शन सी 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, या ऑप्शन डी 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। मैंने आप लोग को ना थ्योरी में पूरा विस्तार पूर्वक बताया था इसको। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग को ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोग को अभी कुछ टाइम पहले बताया था ना कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें दिव्यांग बच्चों के लिए कितने वर्ष तक की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, तो वो 6 से 18 वर्ष तक की गई है। और एक जो सामान्य बालक है उसको वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की, कितना, तो 6 से 14 वर्ष तक की ना अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। लेकिन जो बच्चा दिव्यांग है, ठीक है, जो बच्चा दिव्यांग है उसको ना 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की, ठीक है, मतलब अब उनको कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 12वीं तक की उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ये मैंने थ्योरी में आप लोग को बताया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है ना आप लोग का, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई है समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृद्धि, ऑप्शन सी अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, या ऑप्शन डी मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 11 को दोबारा पढ़ो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो जो समावेशी शिक्षा का जो अवधारणा है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी पर हो जाएगा। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को ना मुख्य धारा में शामिल करना करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? ऑप्शन ए 25वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 86वें संशोधन, ऑप्शन सी 82वें संशोधन, या ऑप्शन डी 52वें संशोधन। तो क्या इसका आंसर होगा, गेस करके बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी 86वें संशोधन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया बोलो है? तो जो संविधान के जो ना 86वें संशोधन है ना उसमें शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा था ना 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, तो ये एक मौलिक अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। कब किया गया था? तो 2002 में किया गया था। ये बात आप लोग को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक कुल 60 विद्यार्थी नामांकित है। इस विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? देखिए हम लोगों ने पिछला प्रश्न पढ़ा था उसमें डायरेक्ट पूछ लिया गया था ना कि कितने शिक्षकों पर कितने विद्यार्थी होंगे बोल करके, और इसमें सीधा पूछ लिया गया है कि 60 विद्यार्थी हैं, मतलब एक विद्यालय में 60 विद्यार्थी हैं तो उसमें कितने शिक्षक होना चाहिए ये बोला गया है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 2। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें बोला गया है कि कुल 60 विद्यार्थी है, मतलब 60 विद्यार्थी एक जो कक्षा पहली से पाँचवीं मतलब प्राइमरी जो विद्यालय है ना उसमें 60 विद्यार्थी, तो कितने शिक्षक होंगे? दो शिक्षक ना होंगे जी। हम लोगों ने थ्योरी में क्या पढ़ा था कि पहली से पाँचवीं मतलब जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक, कितना? तो 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक रहेगा। उसके अलावा जो छठवीं से आठवीं की कक्षा मतलब उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें 35, कितना? तो 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक रहेगा बोले हैं। तो इसमें 60 विद्यार्थी बोला है। अगर प्राइमरी स्कूल में 30 से 31 भी अगर कि एक स्टूडेंट हो जाएगा ना तो उसमें 2 शिक्षक रखना पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर मिडिल स्कूल में ना 35 से अगर कि 36 भी स्टूडेंट हो जाएंगे ना तो उसमें 2 जो शिक्षक है वो रखने पड़ेंगे। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन ए बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी बच्चों की आयु, ऑप्शन सी माता पिता की शिक्षा या ऑप्शन डी बच्चों की क्षमता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बच्चों की आयु करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन मतलब बच्चों का एडमिशन किस आधार पर लिया जाएगा? आयु के आधार पर ही नहीं लिया जाएगा जी। जितना आयु बच्चों का रहेगा उस हिसाब से उसका एडमिशन करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्य से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 4, ऑप्शन बी धारा 21, ऑप्शन सी धारा 24 या ऑप्शन डी धारा 8। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी धारा 24 करेक्ट हो जाएगा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार ना शिक्षक का जो कर्तव्य है उसमें किससे संबंधित है? तो धारा 24 में जो है ना उसमें उल्लेखित है शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। RTE मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में अध्याय व धाराएं हैं, मतलब आप लोग को बताना है कि RTE 2009 में कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 10 व 38, ऑप्शन बी 7 व 2, ऑप्शन सी 7 व 38 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। मैंने थ्योरी में बताया था आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 7 व 38 करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था ना कि 7 अध्याय व 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है, उसको भी पढ़ा था ना हम लोगों ने थ्योरी में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। RTE एक्ट 2009 में जो अध्याय और धाराएं है ना तो 7 अध्याय और 38 धारा है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। RTE एक्ट 2009 राज्यसभा में कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 4 अगस्त 2009, ऑप्शन बी 20 जुलाई 2010, ऑप्शन सी 4 अगस्त 2010 या ऑप्शन डी 20 जुलाई 2009। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था इसके आंसर को। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 20 जुलाई 2009 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था ना कि RTE एक्ट मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से पारित किया गया। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा आप लोगों को बताया था ना कि लोकसभा से कब पास हुआ? तो लोकसभा से 4 अगस्त 2009 को पास हुआ। कब? तो 4 अगस्त 2009 को पास हुआ लोकसभा से, ये मैंने आप लोग को बताया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मुझे आशा है कि मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास लेकर आता हूँ ना, तो इतना तो उम्मीद मैं भी कर सकता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भी सपोर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में।